हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किया था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों ने 28 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। 29 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं। On 31st December 2018, Ashok Limited purchased a machine from Mohan Limited 1,75,000। तो जो अशोक लिमिटेड है वो मशीन परचेस किया है मोहन लिमिटेड से, है ना। कितने का? 1,75,000 का। तो एक बिजनेस में एक मशीन परचेस किया गया है। अब ये क्या है? इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, इवेंट ट्रांजैक्शन दोनों है या नन ऑफ दिस? ऑप्शन ए कहता है एन इवेंट, बी कहता है कि ये क्या है, आ ट्रांजैक्शन, ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन सी कहता है इवेंट एंड ट्रांजैक्शन बोथ, और डी क्या कहता है, नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ट्रांजैक्शन। अशोक लिमिटेड ने एक मशीन परचेस किया है ना। अशोक लिमिटेड ने एक मशीन परचेस किया है मोहन से। तो ठीक है, अशोक ने क्या किया है? मशीन परचेस किया है, एक मशीनरी परचेस किया है अशोक ने। मशीनरी परचेस करना एक ट्रांजैक्शन है। क्या इसका कोई कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है, कोई परिणाम निकल के आ रहा है इस ट्रांजैक्शन का? नहीं। तो ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। जैसे आपको मैंने बताया था कि कोई क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक परचेस किया वो एक ट्रांजैक्शन है, सेल किया वो एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन परचेस और सेल के बीच में कुछ सामान हमारा बिजनेस में अनसोल्ड पड़ा रह गया, बिका नहीं, तो वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कुछ किया? नहीं। ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस हुआ, ट्रांजैक्शन का परिणाम ही हुआ क्लोजिंग स्टॉक आपका, तो वो एक इवेंट है। आपने सामान परचेस किया, आपने सामान बेचा, तो बदले में प्रॉफिट हुआ, वो ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है। आपने ट्रांजैक्शन किया और कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई, जैसे प्रॉफिट। आपने परचेस किया, सेल किया, लेकिन प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के लिए आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, आपने परचेस किया, सेल किया, लेकिन दोनों ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या? प्रॉफिट, इवेंट है। आपने सामान परचेस किया, आपने सामान बेचा, लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या? कुछ सामान बिजनेस में पड़ा रह गया, इवेंट है। यहाँ पे मशीनरी परचेस किया गया है, क्या इस ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है? नहीं। तो ये क्या है? एक मशीन परचेस करना एक आपका ट्रांजैक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा आपका। 29 के बाद 30। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? देखिए, इसका ऑप्शन थोड़ा बड़ा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? तो इज़ अ रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ, लिखते हैं, इज़ अ recording technique of the management related transactions। हो गया आपका पहला ऑप्शन। बी क्या है? is a clerical work, is a clerical work। सी क्या कहता है आपका? is an analysis of past business activities, analysis of past
पास्ट बिजनेस एक्टिविटीज़, और डी आपका कहता है इज अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इज़ अ रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। जो मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने का एक टेक्निक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आपका। ये आपका कोई क्लरिकल वर्क नहीं है, ये एनालिसिस ऑफ पास्ट बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस में जो पास्ट एक्टिविटीज़ हो गया है उसका कोई एनालिसिस करना भी आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कहलाता है। और अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर, जो आप फ्यूचर में अकाउंटिंग करेंगे, इससे मैनेजमेंट का इससे कोई आपका संबंध नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्डिंग टेक्निक है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 30 हो गया, अब 31 देखते हैं। क्या है? इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर इंटरनल यूजर। ए, ये तो आप फटाफट आंसर कर दोगे। ए है आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बी है आपका क्रेडिटर्स, सी है आपका मैनेजर्स, और डी है आपका रिसर्चर्स। रिसर्चर्स। चलिए, इंटरनल यूज़र क्या है आपका बिजनेस का? देखिए, इंटरनल यूज़र और एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र, दो आपके यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं, है ना, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में आपका कौन कौन आते हैं? मैंने आपको बताया था कि बिजनेस का एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका आपका एक प्रोसेस होता है। आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने बिज़नेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, फिर उसे आप क्लासीफाई करते हैं लेज़र में, फिर समराइज में आप ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद इसे आप एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करते हैं एंड देन इसे कम्युनिकेट कर देते हैं यूज़र्स के बीच में। अब यूज़र्स कौन? तो यूज़र्स आपके दो, एक आपका इंटरनल यूज़र और एक आपका एक्सटर्नल यूज़र। यूनिट 1 में मैंने आपको बताया है। इंटरनल यूज़र वो जो बिज़नेस के अंदर के लोग हैं, जैसे ऑनर, मैनेजर्स या मैनेजमेंट और आपका एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर, ये आपका इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। एक्सटर्नल यूज़र में आपके आ जाएंगे इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ये सब आपके एक्सटर्नल यूज़र में आते हैं। अब हर किसी को अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी। तो पूछता है यहाँ पर कि इंटरनल यूज़र कौन है? यही पूछ रहा है आपका। इंटरनल यानी बिजनेस के अंदर के लोग जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं वो कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिख रहा है आपका, मैनेजर्स। बिजनेस के अंदर मैनेजर होते हैं, है ना, जो चीज़ों को मैनेज करते हैं, जो मैनेजमेंट टीम के लोग होते हैं, है ना, जो सब काम को मैनेज करते हैं। अब बताइए, मैनेजर जो है वो किसी भी काम को कब करेगा, कैसे करेगा? चीज़ों को मैनेज करना है मैनेजर को, कैसे मैनेज करेगा? तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा बिजनेस के बारे में, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है, कौन सा मशीनरी खरीदना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है या घटाना है। ये तमाम चीज़ें जो है वो मैनेजर डिसाइड करेगा, यानी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कितने घंटे काम होना चाहिए, कब कब काम होना चाहिए, A to Z चीज़ें जो है आपका मैनेजमेंट डिसाइड करता है। और मैनेजमेंट तभी डिसाइड कर पाएगा जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और
इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? तो अकाउंटिंग से उसको सारा बिजनेस के बारे में जानकारी यानी इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मैनेजर जो है वो इंटरनल यूज़र है। बाकी सबको भी अकाउंटिंग जानकारी देगा, लेकिन ये बिजनेस के अंदर के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग हैं। यहाँ पे कहता है पोटेंशियल इन्वेस्टर इन्वेस्टर बाहर के लोग होते हैं बिजनेस के, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, ताकि इनको कुछ रिटर्न मिल सके, कुछ कमाई हो सके इनका। तो ये एक्सटर्नल यूज़र हैं, इनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंटिंग का, लेकिन ये बिजनेस के अंदर के नहीं है, बाहर के है। पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब होता है वो इन्वेस्टर जो अभी इन्वेस्ट किया नहीं है पर इन्वेस्ट करना चाहता है उसे हम पोटेंशियल इन्वेस्टर कहते हैं। और कब वो इन्वेस्ट करेगा? जब उसको दिखेगा कि बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट है, बिजनेस का अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है। और ये जानकारी कहाँ से मिलेगा? तो बिजनेस के अकाउंटिंग से उसको सारा जानकारी मिलेगा, लेकिन ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। क्रेडिटर भी बाहर का है। क्रेडिटर कौन होता है? जो उधार में सामान बिजनेस को प्रोवाइड करता है, उधार में करता है, तो इसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन ये बिजनेस के बाहर का है। रिसर्चर, जो रिसर्चर होते हैं, जो रिसर्च करते हैं अलग अलग टाइप के कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा आपका बिजनेस अच्छा है। तो जो भी रिसर्चर हैं वो बाहर के होते हैं, बिजनेस के अंदर के नहीं होते हैं। तो इसमें से आपका एक ही इंटरनल है, दिख रहा है मैनेजर्स के अलावा आपका ऑनर हो सकता है या एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर इंटरनल यूजर में आ सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31। इंटरनल यूज़र कौन है इसमें? तो मैनेजर्स, या इसमें आप लिख सकता है, इसमें मैनेजमेंट भी लिख सकता है, ऑनर भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर भी हो सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 32। एक्सटर्नल यूज़र पूछ रहा है ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर। इंटरनल पूछ लिया, अब एक्सटर्नल दिख रहा है। इन्वेस्टर एक्सटर्नल है, क्रेडिटर एक्सटर्नल है, रिसर्चर एक्सटर्नल है। और क्या देता है इसमें देखते हैं, जो भी दिया होगा आपका। गवर्नमेंट हो गया, फिर से लिखा है रिसर्चर, सी लिखता है आपका टैक्स अथॉरिटीज, और डी कहता है आपका ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव। एक्सटर्नल यूज़र कौन है? इंटरनल यूज़र में आपके 3 ही होते हैं। एक हो गया आपका ऑनर या ऑनर्स बोलिए आपका, दूसरा हो गया आपका मैनेजर्स या मैनेजमेंट, और तीसरा हो गया आपका एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स। यही आपके 3 इंटरनल यूज़र होते हैं अकाउंटिंग के। बाकी सारा आपका एक्सटर्नल है। तो गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, या क्या बिज़नेस को सब्सिडी देना है, ये सब कुछ डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट भी आपका एक एक्सटर्नल यूज़र है। रिसर्चर हो गया एक्सटर्नल यूज़र। टैक्स अथॉरिटी को बिज़नेस जितना प्रॉफिट कमा रहा है टैक्स चाहिए, तो ये भी आपका एक्सटर्नल यूज़र है। तो सारा का सारा आपका एक्सटर्नल यूज़र है। इंटरनल में कौन कौन है? ऑनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। क्वेश्चन नंबर 32। ये मैंने डिटेल में सारा वीडियो इसका बनाया हुआ है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सारी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है? चलो देखते हैं। ए, परचेज ऑफ अ बिल्डिंग, परचेज ऑफ अ बिल्डिंग, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। सी है पेमेंट ऑफ सैलरीज, और डी है स्ट्राइक बाय
एम्प्लॉयज। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहता है नहीं है? तो परचेज ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग, बिजनेस ने एक नया बिल्डिंग परचेज किया है या एक बिल्डिंग परचेज किया है या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया है, ठीक है ना। बिजनेस ने एक बिल्डिंग बनवाया है या नया बिल्डिंग परचेज किया है या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया है, ये सब कुछ जो है वो फाइनेंशियल नेचर का होता है। कितने का बिल्डिंग परचेज किया है, 1 लाख 2 लाख, अमाउंट तो ज़रूर होगा। अगर अमाउंट नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम उसको बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो 1 लाख 2 लाख ज़रूर होगा आपका बिल्डिंग का प्राइस। तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फाइनेंशियल यानी मनी के टर्म में आपका एक ट्रांजेक्शन है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अब आप सोचिएगा कि ये तो क्रेडिट है, उधार पे है। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है। गुड्स किसे कहते हैं? वो सामान जो खरीदा ही जाता है बेचने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो उधार में खरीदा गया है। अरे उधार में खरीदा गया हो या कैश में खरीदा गया हो, कितने का गुड्स, कितने प्राइस का गुड्स खरीदा गया है? तो मान लो कि 5,000 का जो है गुड्स परचेज किया गया है। तो ये क्या फाइनेंशियल नेचर का नहीं है? है, मनी के टर्म में है, तो ये भी फाइनेंशियल नेचर का है ना। आप सामान मान लो कि बाजार जाते हो और ख़रीद करके लाते हो। अब आपने उधार में खरीदा, 4,000 का सामान आपने परचेज़ किया। मान लेते हैं कॉस्मेटिक का सामान आपने परचेज़ किया 4,000 रुपये का। तो आप दुकान में पैसा दे करके आए, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आप उधार में 4,000 का सामान लेकर आए, तो 4,000 रुपये का सामान तो लेकर आए ना, ये भी तो आपका फाइनेंशियल यानी मनी से ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ना, इसमें मनी इन्वॉल्व है ना, तो ये भी आपका फाइनेंशियल हो गया। इसके बाद पेमेंट ऑफ सैलरीज, बिजनेस जो है अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड करता है। अब सैलरी में क्या कोई अमाउंट नहीं बोला जाएगा, कुछ ना कुछ तो सैलरी होगा, 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए सैलरी का भी अमाउंट होगा, तो ये भी एक फाइनेंशियल नेचर का है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये कोई फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। एम्प्लॉयज़ का कुछ डिमांड होता है कभी कभी कि हमें बोनस दिया जाए, हमें सैलरी दिया जाए, हमें कैंटीन फैसिलिटी दी जाए, हमें अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए बिज़नेस को करने के लिए, हमें काम करने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, है ना। बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं, कभी कभी देखिएगा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के, तो वो बहुत बुरे तरीके से काम करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उनका कुछ डिमांड होता है, और जब अथॉरिटी उस डिमांड को नहीं मानता है तो एम्प्लॉय क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। वो स्ट्राइक करते बोलते हैं हम काम नहीं करेंगे, हम धरने पे बैठ जाएंगे, जब तक आप मेरा डिमांड नहीं मानोगे तब तक हम धरने पे बैठेंगे। तो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ ये कोई फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। काम छोड़ करके अपने डिमांड को मनवाने के लिए वो बैठ गए हैं, स्ट्राइक कर दिए हैं, काम धंधा करना छोड़ दिए हैं। तो ये जो है आपका एक फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं है ना। ये कोई आपका ट्रांजेक्शन नहीं है, ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 33 का। चलो क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन क्या कहता है और क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है वही आपका क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 5,000 रुपया जो है 5,000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस इज एन, वो क्या है? इवेंट है, ट्रांजेक्शन है, बोथ है या नॉन ऑफ दिस है? तो रेंट पे करना है, रेंट पे किया गया है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, उससे मतलब नहीं है, रेंट पे किया गया है ना। और ऑप्शन कहता है कि ये क्या है? तो एन इवेंट है, एक घटना है, बी है ट्रांजैक्शन है, सी कहता है बोथ, है ना, और डी कहता है नन ऑफ दिस। तो क्या है आपका? रेंट पे करना एक ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन का क्या कोई कॉन्सिक्वेंस है, कोई परिणाम है? अगर इस ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस होता, कोई परिणाम होता, तो ये वो परिणाम को हम इवेंट बोलते हैं। लेकिन 5,000 का रेंट पे करना आपका एक ट्रांजैक्शन है। आपने जगह का इस्तेमाल किया बिजनेस के लिए, बदले में आपने रेंट दिया। तो हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन तो ये है, आपने जगह का इस्तेमाल किया, बदले में रेंट दिया, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होता तब उसको हम इवेंट बोलते हैं, है ना। तो ये एक ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। चलिए देखते हैं क्या है।
इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, वही आपका क्वेश्चन है, किसका रिकॉर्डिंग करते हैं? ऑप्शन ए कहता है आपका ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ऑप्शन बी कहता है आपका ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सी कहता है आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोप्राइटर या ऑनर, ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर यानी ऑनर, और डी कहता है आपका फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। थर्टी फाइव, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, किसका रिकॉर्डिंग करते हैं? क्या सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं? क्या आप नॉन फाइनेंशियल यानी जो मनी के टर्म्स में नहीं है उस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं? जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमने मशीनरी खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने एम्प्लॉय को वेजेस दिया, सैलरी दिया, ये सब कुछ जो है वो फाइनेंशियल है, मतलब मनी के टर्म्स में है, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये तो ट्रांजैक्शन भी नहीं आपका है, ये तो आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है जो मनी के टर्म में नहीं है। कहने का मतलब है कि हम एक बिल्डिंग परचेस किए तो क्या हम इसे अकाउंट में रिकॉर्ड कर दें? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मनी के टर्म में अभी है ही नहीं, तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बिल्डिंग तो परचेस किया लेकिन अमाउंट ही नहीं दिया है, तो क्या हम इसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से जब तक किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट का वैल्यू मनी में ना हो तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। आगे देख लेते हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का पर्सनल ट्रांजैक्शन। देखिए ये आपका बिजनेस है और ये ऑनर है यानी प्रोप्राइटर है, ठीक है, ये आपका प्रोप्राइटर है। अब पर्सनल ट्रांजैक्शन का मतलब प्रोप्राइटर का कोई घर भी होगा, आपको समझाते हैं, कोई घर भी होगा इसका, है ना। चलो ये मान लेते हैं कि प्रोप्राइटर का घर है। अब घर में ये जो है इसने अपने पॉकेट से एक पर्सनल कार खरीदा, अपने पर्सनल पॉकेट से, है ना, घर के लिए खरीदा, बिजनेस से पैसा नहीं निकाला, अपने पर्सनल खर्च किया। तो कहता है कि क्या कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोप्राइटर, पर्सनल है ना, घर पे ये सब्जी ले जा रहा है, दूध ले जा रहा है ना, घर का बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा है ये अपने पॉकेट से, तो क्या ये जो है आपका, इसे हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हम इसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। पर्सनल ट्रांजैक्शन, ऑनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओनली बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या है आपका? हमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा है कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ऑनर का बिजनेस में अपने सैलरी दिया, एम्प्लॉय दिया, कोई बिल्डिंग परचेस किया, ये करते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि ऑनर को कार खरीदना है तो अपने पॉकेट से निकाला तो ये उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर कार खरीदने के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो बिजनेस इन्वॉल्व हो गया इसमें, अब इन्वॉल्व हो गया तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। ये ड्राइंग्स हो गया, लेकिन अपने पर्सनल खर्च को बिजनेस से रिलेटेड नहीं, अपने घर से रिलेटेड जो खर्च कर रहा है इसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे लेकिन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बोलता फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों करेंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, फाइनेंशियल करेंगे नॉन फाइनेंशियल को नहीं करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बस इसे ही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। चलो लास्ट एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करेंगे। क्या कहता है 36, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ, है ना, लेखांकन किसकी भाषा है? ए कहता है बिजनेस, बी कहता है इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट की भाषा है अकाउंटिंग? सी स्टैटिस्टिक या स्टैटिस्टिक, और डी कहता है इंडस्ट्री। बिजनेस क्या अकाउंटिंग किसकी भाषा बोलता है? लेखांकन की भाषा है, तो वो बिजनेस की भाषा बोलता है, ना ही वो इन्वेस्टमेंट की भाषा बोलता है, ना ही आपका स्टैटिस्टिक की यानी आपका स्टैट की भाषा बोलता है, और ना ही आपका इंडस्ट्री की भाषा बोलता है ना। हालांकि इंडस्ट्री भी तो बिजनेस के अंदर ही आता है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो अकाउंटिंग किसकी भाषा बोलता है? तो बिजनेस की। अब आप जानते हैं कि बिजनेस को कितने भागों में बांटा गया है। बिजनेस जो है एक वाइड स्कोप है बिजनेस का। बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा गया, आपको पता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को तीन भागों में बांटा गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर बिजनेस को दो भागों में बांटा गया है आपका इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर बिजनेस को भी तीन भागों में, फर्दर इंडस्ट्री को तीन भागों में भी बांटा गया है आपका, ये आप जान रहे हो, और कॉमर्स को भी फिर दो भागों में फर्दर डिवाइड किया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो बिजनेस किसकी भाषा बोलता है, इस अकाउंटिंग किसकी भाषा बोलता है? तो बिजनेस की। अकाउंटिंग की भाषा क्या है? तो बिजनेस की भाषा वो कहता है। लेखांकन की भाषा है बिजनेस, ये होगा आपका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोगों ने कर लिया है। बाकी आप बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटिंग दोनों साथ साथ आप अच्छे से पढ़ते चलोगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जितना भी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है उन सारे वीडियो को अगर आप देख लोगे तो भी जो है आपका सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 तक आज हम इस वीडियो में रखते हैं, 37 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।